नमस्कार, मैं हूं जय दुबे और ब्रेक के बाद आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है हमारे इस स्पेशल प्रोग्राम दंगल 2024 में। एशियन न्यूज़ के सभी दर्शकों को वापस से पुनः मैं बताना चाहूँगा कि यह जो विधानसभा चुनाव था झारखंड और महाराष्ट्र का, साथ में जो उपचुनाव भी थे जैसे छत्तीसगढ़ में दक्षिण विधानसभा सीट पर, उत्तर प्रदेश के 9 सीटों पर, साथ में बिहार में 6 सीटों पर, अन्य भी मध्य प्रदेश के 2 सीटों पर, अन्य राज्यों के भी कुछ, उत्तराखंड के भी कुछ सीटों पर जो उपचुनाव थे। आज गिनती चालू है, मतगणना चालू है और जितने भी कैंडिडेट थे, जितने लोगों ने भी उम्मीदवारी भरी थी जिस जिस भी पार्टी से, सबके भविष्य का आज कहीं ना कहीं अपन ये कह सकते हैं कि नतीजा अब सामने आने लगा है और उनका भविष्य निर्धारित होने लगा है। सबसे बड़ी बात इन सब के बीच में मैं बताना चाहूँगा और वापस से अपन आते हैं। हमारे साथ आज इस मंच पर एशियन न्यूज़ के दंगल 2024 के मंच पर जुड़ चुके हैं कांग्रेस के बहुत ही प्रखर नेता और प्रवक्ता अमित श्रीवास्तव जी, साथ में 2 वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ में हैं, एशियन न्यूज़ और न्यूज़ प्लस 21 के ग्रुप एडिटर राजेश लाहौटी जी, और साथ में बाबूलाल शर्मा वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस विश्लेषण में आगे बढ़ने से पहले मैं अपने सभी दर्शकों को वापस से ध्यान आकर्षण चाहूँगा और बताना चाहूँगा कि महाराष्ट्र का जो चुनाव था वो बहुत ही अहम था। महाराष्ट्र में अग्नि परीक्षा थी दोनों ही पार्टियों के लिए, क्योंकि महाराष्ट्र में बड़े बड़े नेताओं का हुजूम लगा हुआ था। बड़े बड़े पार्टियां जो थी महाराष्ट्र की, वो बिखरे आपस में टूटे कांच के टुकड़ों की तरह, और टूटने के बाद फिर वापस में दूसरी पार्टियों के साथ जो जुगलबंदी बनाया, उससे एक तरह का महायुति और महाविकास अघाड़ी, ऐसे 2 फाड़ हो गए महाराष्ट्र में। यह फाड़ बहुत ही बड़ा था क्योंकि दोनों ही पार्टियों में, दोनों ही संगठन में बड़े बड़े नेता का हुजूम था। और अब जो बीजेपी ने यहाँ पे चाल खेली या जो गेम चला बीजेपी ने, वह बड़ा ही दिलचस्प है, बड़ा ही देखने लायक है। हुआ क्या, वास्तव में बीजेपी ने सबको बांट दिया और सारे सीटों पे खुद कब्जा कर लिया। कहीं न कहीं इस रिजल्ट में ऐसा ही देखने को मिल रहा है। आगे का रणनीति और समीकरण भाजपा क्या बनाती है, यह देखने वाला विषय होगा, क्योंकि महाराष्ट्र में अभी एकनाथ शिंदे, जो कि काफ़ी जद्दोजहद, लड़ाई, कोर्ट कचहरी सब होने के बाद जिनको शिवसेना का तमगा मिला था और उद्धव ठाकरे को यूबीटी नाम का तमगा मिला था, एकनाथ शिंदे ने लगभग 3 साल शासन भी किया, और साथ में जो कि वहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री थे देवेंद्र फडणवीस, उनको उप मुख्यमंत्री के साथ समझौता करना पड़ा, कि कुर्सी के साथ समझौता करना पड़ा। अब देखने वाला बड़ा ही दिलचस्प विषय होगा, जो कि रुझानों में अभी तक पता चल रहा है। यह स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि महायुति में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर रही है। लगभग 125 सीटें अकेले बीजेपी अपने दम पर ला रही है। शिवसेना शिंदे 56 सीट लेकर आ रहे हैं, और एनसीपी अजित पवार की जो गुट है वो लगभग 37 सीट, तो लगभग आप मोटे तौर पर अगर आप देखेंगे तो 215 सीट के आसपास, 215 सीटें टोटल महायुति को मिल रही है, जो कि जादुई आंकड़ा 145 से बहुत आगे है। अब अभी तक के रुझान से जो समझ में आ रहा है, कांग्रेस और महाविकास अघाड़ी कुछ भी करके इस आंकड़े के आसपास अब नहीं पहुंच सकते, क्योंकि लगभग 12 बजे तक का आंकड़ा सामने आ चुका है मतगणना का। अब समझना चाहते हैं, अब आपको ले चलता हूं महाराष्ट्र के बाद। महाराष्ट्र का लगभग मैंने आपको चीज़ें समझा दी। अब चलते हैं झारखंड की तरफ। झारखंड में दाव उल्टा पड़ गया। झारखंड में हो सकता है कि शिबू सोरेन का जेल जाना, सुप्रीम कोर्ट का इस पे संज्ञान लेना भारी पड़ा हो भाजपा को या भाजपा गठबंधन एनडीए को, और भगवा लहरा नहीं पाए झारखंड में, ऐसा लगता है। और बहुत दम लगाया था भाजपा ने इस बार, चूंकि बिहार में भाजपा का शासन है, गठबंधन का शासन है, तो उनकी कोशिश थी कि झारखंड भी भाजपा के पास आ जाए। तो एक तरीके से अगर आप देखेंगे तो बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र, भगवा में उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पूरा भगवा में भारत हो जाता, भगवा में भारत हो जाता। बीच में झारखंड फंसता हुआ दिख रहा है इस भगवा में भारत के राह में। सवाल लेते हैं अमित श्रीवास्तव जी से। अमित श्रीवास्तव जी, आप सुन पा रहे हैं मेरे को? जी सुन पा रहा हूं। अमित श्रीवास्तव जी, बड़ा दिलचस्प सवाल है। मैं आपसे
आज चूंकि एक जगह कई और भी उपचुनाव हुए और बहुत सारे रिजल्ट हुए, अपन उपचुनावों की बात बाद में करेंगे। सबसे पहले मोटे तौर पे महाराष्ट्र और झारखंड की बात करते हैं और एक बड़ा ही कांटो भरा सवाल लेता हूं आपसे और उम्मीद करता हूं आप इस हमारी जनता को और समस्त देशवासियों को इसका जवाब बहुत ही अच्छे तौर पर देंगे। क्या कांग्रेस मुक्त भारत बनाने का जो लक्ष्य लेकर नरेंद्र मोदी निकले थे वो अब पूरा होता हुआ दिख रहा है? बहुत कांटेदार सवाल है, कांटो भरा सवाल है अमित श्रीवास्तव जी। नहीं, मुझे कांटों पे चलना मुझे अच्छा लगता है और मैं कहना चाहता हूं कि आपने अच्छा प्रश्न किया। जी और कोई भी प्रवक्ता को कोई भी सवालों से भागना नहीं चाहिए। जी और मुझे लगता है कि मैं पिछले 12 साल से प्रवक्ता हूं और मुझे लगता है कि हमारी जिम्मेदारी और जवाबदारी है कि आप जैसे विद्वान पत्रकारों का जवाब भी दें। जी देखिए, कांग्रेस मुक्त भारत की जो भी सपना देखते हैं, जी मैं उनको एक चीज बस कहना चाहता हूं कि आटा को पीस के कभी मैदा नहीं हुआ और कांग्रेस को खत्म कर दे अभी पैदा नहीं हुआ। जी लगातार इस प्रकार से जय जी, मैं कहना चाहता हूं कि आप परिकल्पना तो कर सकते हैं, लेकिन आपको देश का सिर्फ 38% वोट मिला है, जी वो भी 36 दल साथ। जी मतलब आज आपके पास 62% वोट जो है वो आपके पास नहीं है। तो जी कांग्रेस मुक्त भारत तो बात आप आपको करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आप एक तरफ तो कहते हैं कि हमारा पूरे देश में सुनामी आ रही है, लेकिन आज भी आप झारखंड हार रहे हैं। जी दिल्ली में आप है, पंजाब में आप है नहीं, जी साउथ में आप है नहीं। लगातार जिन जिन प्रदेशों में आपने सरकार बनाई है, मध्य प्रदेश में आपने कैसे सरकार बनाई है, गोवा में कैसे सरकार बनाई है, ये पूरी देश की जनता जानती है साहब। जी और लगातार जनता कहती है कि इस देश में लोकतंत्र की हत्या निरंतर जारी है। जी बीजेपी लोकतंत्र की हत्या जारी है। जी और लगातार अगर आप देखें, हिमाचल में ये है नहीं, तेलंगाना में ये है नहीं, तो फिर ये कैसे कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते हैं? मैं आपको बता दूं, अमित श्रीवास्तव जी, कांग्रेस अमित श्रीवास्तव जी, इसी में एक और सवाल है। आपने बिल्कुल सही कहा कि देश की जनता सब जानती है। देश की जनता ही तो चुन रही है, देश की जनता ही तो चुन रही है। अगर देश की जनता सब जानती है तो भाजपा को नहीं चुनना चाहिए, कांग्रेस को चुनना चाहिए। अगर मैं सही हूं तो देश की जनता सब जानती है, फिर भी भाजपा को ही चुन रही है। उत्तर प्रदेश जनसंख्या के हिसाब से और क्षेत्रफल के हिसाब से भी बहुत बड़ा राज्य है, जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य है। महाराष्ट्र फाइनेंशियल हब है और वैसे भी बहुत महत्व रखता है भारतीय राजनीति में। आप समझते हैं राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, हर हिसाब से आप एक बार देख के देखिए, जितने भी हिंदी भाषी राज्य हैं या नहीं भी हैं तो भी आप एक बार समझ के तो देखिए। जनता अगर सब जानती है तो कांग्रेस को क्यों नहीं चुनती है? के रिजल्ट पे अगर ले लें, 2 प्रदेशों के परिणाम आ रहे हैं। जी एक प्रदेशों में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। जी निश्चित तौर पे अभी मान है, परिणाम नहीं है, लेकिन फिर भी महाराष्ट्र को लेकर हमें थोड़ी सी निराशा जरूर है, जी क्योंकि 288 सीटों पे चुनाव थे जी और 4136 उम्मीदवार पूरे महाराष्ट्र में चुनाव लड़ रहे थे। और अगर आप देखेंगे तो ये ऐसा पहला चुनाव था कि जो बीजेपी के लोगों ने पहली बार वहां पर दो एनसी हमारे हमारे जो जनता को वोट देना था, 2 एनसीपी, 2 शिवसेना, और जी उसके बाद ये पहला चुनाव। तो जी मैंने कहा ना जी, तौर पे जो रुझान आ रहे हैं वो हमारे लिए निराशाजनक है। और लेकिन मैं आपको कई चीजों में बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार से बीजेपी को आज वहां पर, पहले बीजेपी अपने दम पे मान लीजिए सरकार बनाती थी शिवसेना के साथ, जी आज बीजेपी 149 सीटों पे लड़ रही है और उसने एनसीपी को 81 सीट दी है और शिवसेना को 59 सीट दी है। जी और उस परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे मुद्दे ऐसे थे, जैसे इन्होंने नारे जो दिए, मुझे लगता था कि कई क्षेत्रों में अगर आप देखेंगे, अगर हम पूरे महाराष्ट्र में अगर देखेंगे, तो जैसे विदर्भ की 62 सीट थी। जी मैं आपको बता दूं कि कई लोगों से बात होती थी और लगातार लोग जो कहते थे, चाहे वर्धा हो, चाहे नागपुर हो, अमरावती हो, अकोला हो, चंद्रपुर हो, और लगातार जो भी ये सीटें थी वहां पर कांग्रेस के अच्छा माहौल था। लेकिन क्यों ऐसा परिणाम आ रहे हैं मुझे समझ में नहीं आता। उसी प्रकार से मराठवाड़ा की अगर आप 47 सीट देखेंगे, वहां बहुत हमारी सभाओं पे भीड़ आ रही थी। पश्चिम महाराष्ट्र की आप बात करेंगे, जहां लगा बहुत सारी शुगर मिल्स है और पवार जो बंधु है उनकी राजनीति का वो बेल्ट होता है, जहां पर 70 सीट है। तो लगातार अगर आप ऐसे देखेंगे तो बहुत अच्छा माहौल आ रहा था, बहुत अच्छा हमको सुनने मिल रहा था। लेकिन अब जो परिणाम जो आ रहे हैं, रुझान जो आ रहे हैं, निश्चित तौर पर चौंकाने अमित वाले हैं। श्रीवास्तव और जी, इस देश अन्यथा मत लीजिएगा, एक और चुभता हुआ सवाल करना चाहूंगा, जनता के लिए भी जरूरी है। आजादी के बाद से लगभग आज 77 सालों में 45 साल, गौर कीजिएगा मेरी बात पे, लगभग 45 साल कांग्रेस का शासन रहा है महाराष्ट्र में।
45 साल, उसके बाद आज की स्थिति में 288 सीटों में मात्र 19 सीट पे सिमट के रह जाना, कैसे देखते हैं आप इसको? जय जी, मैंने कहा ना कि ये हमारे देश में संविधान ने बहुत ताकत दी है जनता को, जी और लोकतंत्र जनता जनार्दन होती है। यही जनता ने बीजेपी को लोकसभा में सबक सिखाया था, जी और जिस प्रकार से एनडीए इंडिया गठबंधन को जिस प्रकार की सीटें मिली थी, और वही जनता आज विधानसभा में अगर बीजेपी के साथ जा रही है। और लगातार अगर हम मुद्दों की बात करेंगे, जिस प्रकार से आप देखिए कि जिस प्रकार के नारे वहां गढ़े जा रहे थे, कटेंगे तो बचेंगे, ये हमें लगता था कि निश्चित तौर पे अजीत पवार जी ने भी कहा था, अजीत दादा ने भी कहा था कि ये इस टाइप के नारे महाराष्ट्र में पसंद किए नहीं जाते। अब तो जिस प्रकार के इनके एक बड़े नेता पैसा बांटते कर लिए गए, ऐसा लगता है इस बार जी कर लिए गए इस तरह के भी नारे महाराष्ट्र में पसंद। नहीं, देखिए, मैं वही चीज, अभी तो मैंने कहा ना, ये रुझान है। इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग राइट नाउ, वी हैव टू वेट फॉर सम टाइम। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं कि अब जो उनके नेता इसी महाराष्ट्र में पैसा बांटते हुए पकड़ा है, मतलब कहीं ना कहीं अब तो नया नारा लोग गढ़ेंगे कि बांटेंगे तो जीतेंगे। ईवीएम के बाद करारे नोटों की राजनीति में बीजेपी का विश्वास। लेकिन मैं मुद्दों पे आता हूँ कि जिस प्रकार से संविधान की हमने वहां पर बात की थी, लगातार जिस प्रकार से शिवाजी महाराज की मूर्ति पे जो भ्रष्टाचार हुआ था। शर्मा साहब कुछ बोलना चाहते हैं, शर्मा साहब कुछ बोलना चाहते हैं इस पे। शर्मा सर, विजय शर्मा जी का रोकना चाहूंगा एक बार। विजय शर्मा जी का कुछ वक्तव्य आया है। विश्वास उनके प्रति था, और बात रही कांग्रेस की, तो उनकी स्थिति तो सबको स्पष्ट है भी। झारखंड में भी आपको जिम्मेदारी मिली थी, वहाँ की क्या स्थिति है? झारखंड में जहाँ मुझे जिम्मेवारी मिली थी उन विधानसभाओं में कोडरमा, गिरिडीह, बगोदर, जमुआ और गांडे, इन विधानसभाओं में से लगभग 6 में से 5 विधानसभा जीत रहे हैं। और कुल मिलाकर झारखंड की स्थिति क्या होती है थोड़ा प्रतीक्षा करना। महाराष्ट्र में भी एक बड़ी जीत की हो। महाराष्ट्र में दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। बहुत स्पष्टता के साथ जनमत वहां पर भाजपा के पक्ष में मिला। सर, एक रायपुर दक्षिण में जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, वहां से बीजेपी आगे लीड ली है, और क्या लगता है जो वीडियो वायरल किया गया वो कांग्रेस को भारी पड़ा? सुनील सोनी का एक वीडियो वायरल किया गया था। मुझे नहीं ध्यान है वो क्या वीडियो हुआ है। मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि भाजपा की सरकारें जिस परिश्रम से काम करती हैं वो दिल जीत लेती है भाजपा की सरकारें। उसमें ये मसला बिल्कुल ही नहीं है कि ये इस धर्म संप्रदाय का ही है, उस धर्म संप्रदाय का है। भारत के हैं, भारतीय हैं, जो हिंदुस्तान का रहने वाला वो हिंदू कहलाता है, तो उसमें कोई संशय वाला विषय नहीं है। ये कांग्रेस ईवीएम पर सवाल उठाने की तैयारी में, उनका कहना है कि अगर जीतेंगे तब भी सवाल उठाएंगे और हारेंगे तब भी। हाँ, जीतेंगे तो फिर देखा जाएगा, अभी उठाया जाए। देखिए, अगर वो जीत पाते हैं तो फिर उठाएंगे सवाल, फिर देखते हैं। सर, कल सुरक्षा पिछली बार जब बड़ी बहुमत की सरकार बनी थी छत्तीसगढ़ में, तब तो नहीं उठाया था। उससे पहले और जब भी अनेक स्थानों पर गैर कांग्रेस की या गैर भाजपा की सरकारें बनी या कांग्रेस की सरकारें बनी, तब भी नहीं उठाए। मन माफिक उठाते हैं। जब हारते हैं तो ठीकरा कहाँ फोड़ा जाए वो ले जा करके इटली वालों के सर पर फोड़ नहीं पाते हैं, तो यहाँ ईवीएम पर फोड़ते हैं। सर, कल नक्सलियों ने, सुरक्षा बलों ने 10 नक्सलियों को ढेर कर दिया है। विजय शर्मा जी को आप सुन रहे थे। विजय शर्मा जी को आप सुन रहे थे। विजय शर्मा जी ने जाते जाते एक बड़ा कटाक्ष मार के गए अपने टिप्पणी में कि हार का ठिकरा इटली वालों पर नहीं फोड़ पाते हैं तो कहाँ फोड़ा जाए इसका विचार करते हैं। अमित श्रीवास्तव जी, एक और सवाल करते हैं अब आपसे। रायपुर दक्षिण आ जाते हैं, महाराष्ट्र और झारखंड को छोड़ देते हैं, अभी जिस हाल में है उसी हाल पर वापस से आ जाते हैं। रायपुर दक्षिण 3 विधानसभा आप ऑलरेडी हार चुके थे। 1 विधानसभा सीट में वापस से रायपुर राजधानी में जगह बनाने की जरूरत थी या बनाने की जगह भी थी, वहां पे भी पीछे चल रहे हैं। तो ऐसा कहा जा रहा था कि निष्क्रिय नेता हैं सुनील सोनी नहीं जीत सकते। आकाश शर्मा सक्रिय नेता हैं, आकाश शर्मा युवा नेता हैं, आकाश शर्मा की डिमांड है, चाह है, और इसी कारण से और अन्य लोगों को, प्रमोद दुबे जैसे लोगों को या किसी को भी टिकट नहीं दी गई क्योंकि युवा नेता की डिमांड थी। अब क्या कहना चाहेंगे जिस हिसाब से, क्योंकि वोट की बढ़त लगभग 20,000 के आसपास है सुनील सोनी जी की अभी तक। जी, जब हम दक्षिण विधानसभा में लोगों से भी चर्चा करते थे, सभी यही कहते थे कि बहुत अच्छा कैंडिडेट कांग्रेस ने खड़ा किया है, बहुत अच्छा चुनाव कांग्रेस लड़ रही है। हमारे पूर्व मंत्री, विधायक, वर्तमान विधायक, पूर्व विधायक और पूरा सब अच्छा है तो फिर खराब क्या हो जा रहा है श्रीवास्तव जी?
मैं निश्चित तौर पे अभी परिणाम जब आ जाएंगे हम उस पर चिंतन मनन करेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं फील्ड पे चर्चा थी। और इवन जब हम बीजेपी के अपने मित्रों से मिलते थे, जब हम फील्ड पे रहते थे, वो भी ये बड़ा उनको भी बड़ा रोष था अंदर में कि एक ही व्यक्ति को 2 बार महापौर बना दिया गया, एक ही व्यक्ति को ऐसी क्या कृपा हो रही है कि एक ही व्यक्ति को आरडीए अध्यक्ष बना दिया जाता है, फिर सभापति जिस प्रकार से सांसद बना दिया जाता है। तो वहां पर भी बहुत रोष था कार्यकर्ताओं में कि किसी युवा को देना था। आप लोग बहुत अच्छे कैंडिडेट को दिए हो, लेकिन मुझे लगता है कि अब 8वें 9वें राउंड की शायद ये जो मेरे पास जानकारी है, 9 राउंड के बाद आपने जो लीड बताई है कि लगातार अभी तो 19 राउंड होंगे और उसके बाद हम देखते हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जिस प्रकार का चुनाव कांग्रेस ने लड़ा, हमारी पार्टी ने लड़ा और लगातार जो कार्यकर्ताओं का साथ मिल रहा था, निश्चित तौर पे परिणाम आने के बाद अगर हमारे सपोर्ट में परिणाम नहीं आते तो ये चिंतन मनन का बहुत बड़ा विषय है और पार्टी इसमें तत्काल चिंतन मनन करेगी भी। लेकिन मुझे लगता है कि अभी सिर्फ 8 राउंड खत्म हुए, जहां तक ये जानकारी है और जो मेरे पास अभी मैंने डाटा निकाला है, 8 राउंड बस अभी हुआ है। उस डेटा में आप देखेंगे तो एक राउंड को छोड़कर हर राउंड में भले 500 ही क्यों ना हो, बढ़त मिलते जा रहा है सुनील सोनी जी को। जी निश्चित तौर पे आप ठीक कह रहे हैं कि पहले राउंड में जैसे 4871 वोट उनका पड़ा तो कांग्रेस को 3446 और लगातार ठीक बोल रहे हैं आप। मैं अभी देख रहा हूं तो लगातार बढ़त तो है, लेकिन ठीक है अभी हम आशावादी लोग हैं और मुझे लगता है कि हमको थोड़ा इंतजार करना चाहिए क्योंकि अभी ये रुझान है और परिणाम में जब परिवर्तित होंगे उस समय हम लोग फिर चर्चा करेंगे। जय जी। बिल्कुल अमित श्रीवास्तव जी आप जुड़े रहिए। बाबूलाल शर्मा जी से बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं छत्तीसगढ़ में और राजनीति तौर से बहुत समझ रखते हैं। बाबूलाल शर्मा जी आपसे समझना चाहेंगे, थोड़ा सा प्रकाश डालिए। रायपुर दक्षिण में भी कांग्रेस हार गई, हर जगह हारते चले जा रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा की वजह से झारखंड में अगर आप आ रही है तो आप आएगी सरकार इंडिया गठबंधन की, पूरा गठबंधन मिलके, वहां भाजपा अकेले 29-30 सीट के लाती हुई दिखाई दे रही है और महाराष्ट्र तो आपके सामने है जो समझ में आ रहा है। आखिर ऐसा क्या भूल चूक क्या रहा है कांग्रेस में, समझ के परे है? थोड़ा एनालिसिस कीजिए, विश्लेषण करके थोड़ा बताने की कोशिश कीजिए बाबूलाल शर्मा जी आप अपने शब्दों में। देखिए महाराष्ट्र में जो है मेहनत कड़ी करने के बावजूद भी अगर कांग्रेस और यूथ सरकार जो है वो पीछे रहती है तो निश्चित रूप से ये मानना पड़ेगा कि कहीं न कहीं हिंदू कार्ड चला है। इस बार जो हिंदू कार्ड में बटेंगे तो कटेंगे इस तरह की जो बात दी गई है तो उसका प्रभाव पड़ा है। और फिर जो योजनाएं अभी जो आप 3-4 योजनाएं जो है, लाडली योजना की समकक्ष योजना दी गई है, कुछ नाम अलग है, तो उसका भी प्रभाव जो है वो देखने में आ रहा है और निश्चित रूप से जो है अप्रत्याशित रिजल्ट है, ये मानना पड़ेगा। इसीलिए जो है संजय राउत ने एक इशारा किया है कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि जो हवा दिख रही थी, जो लोगों के सामने बातें आ रही थी, आपसी चर्चाओं में जो बात निकल के बाहर आ रही थी, उसके विपरीत रिजल्ट आ रहे हैं और जबरदस्त विपरीत है। विपरीत में ऐसे नहीं कि छोटे मोटे फर्क से, बहुत बड़े फर्क से जो है महाराष्ट्र में सरकार बनी। झारखंड का जहां तक प्रश्न है, झारखंड में पहले भी हवा यही थी, जो दिखाई दे रहा है वही हवा थी और वही रिजल्ट आ रहे हैं। जो लोग उंगली उठाते हैं ईवीएम की तरफ, उनका ये भी कहना है कि एक राज्य इसलिए छोड़ दिया गया क्योंकि जो है ईवीएम पर कोई उंगली ना उठा सके। तो ये सब बकवास भी सामने आती है ईवीएम के बारे में और ये हार के बाद ही होता है। जहां तक दक्षिण का सवाल है, दक्षिण में सुनील सोनी नहीं जीते हैं, मेरी नजर में जो है बृजमोहन अग्रवाल जीते हैं। बृजमोहन, उसके बाद से इस सीट पर जो है कभी कांग्रेस नहीं जीती है, कभी भी आज तक। और सबसे कम वोटों से हार जो हुई थी पिछली बार हुई थी जब कन्हैया अग्रवाल हुए थे, 17,718 वोटों से वो हारे थे। उस पर उम्मीदें थी कि वो जीत जाएंगे, लेकिन वो जीत नहीं पाए थे। तो आप ये कल्पना कीजिए कि बृजमोहन अग्रवाल इतने जी जान से जुटे हुए थे सुनील सोनी के लिए, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया था कि सुनील सोनी कैंडिडेट नहीं है, कैंडिडेट मैं हूँ, मैं आपका विधायक बनूंगा, मैं आपके क्षेत्र का विकास करूंगा। बहुत बड़ी बात, बिल्कुल खुल के कहा था। ये कहने के बाद पारिवारिक मित्रता, पारिवारिक संबंध जो उस परिवार से जुड़ गए थे, उस क्षेत्र के दक्षिण के जितने भी परिवार हैं, सबसे बृजमोहन के व्यक्तिगत संबंध थे। सबके यहाँ शादी ब्याह में, मरने में, इसमें उसमें जाते थे, लोगों के साथ लगता था कि वो हमारे अपने हैं। उसका जो प्रभाव पड़ा है, उनके साथ देने का जो प्रभाव पड़ा है, वही जीत का कारण है। और निश्चित रूप से जो है प्रारंभिक रुझान एक चरण को छोड़कर बाकी किसी भी चरण में जो है 2-3 हजार का फर्क पड़ता चला गया है।
और ये अंतिम तक जो है बहुत अच्छी स्थिति रहेगी। सुनील सोनी जीतेंगे, ये स्पष्ट हो चुका है। इसमें अब कोई फर्क या बदलाव दिखता नहीं मुझे। ये स्थिति जो है, ये दक्षिण क्षेत्र जो है फिर से जो है जीत का आंकड़ा जो है भारतीय जनता पार्टी का बढ़ता दिखाई दे रहा है। जी। सवाल लेते हैं राजेश लाहौटी जी से। राजेश लाहौटी जी से न्यूज रूम में भी चर्चा हुआ करता था, तो उन्होंने कहा था कि बड़ा कांटे का टक्कर देखने को मिल सकता है महाराष्ट्र में, और हो सकता है यहाँ पे भी आकाश शर्मा की तरफ राजेश लाहौटी जी का भी झुकाव था, जो एनालिसिस था। राजेश लाहौटी जी, आपसे आप चाहूंगा कि प्रकाश डाले। महाराष्ट्र में कांटे का टक्कर तो दूर की बात है, एक तरफा सफाई हो गया जैसा लग रहा है। सबका पूरा महाविकास अघाड़ी का लाइन से सबको धो डाला भाजपा ने और भाजपा संगठन ने। ऐसा क्यों? और यहाँ पे भी सुनील सोनी ने भी बहुत बड़ी बढ़त बना ली है विधानसभा के हिसाब से। क्या कहना चाहेंगे? कहाँ चूक रह जा रही है, कहाँ भूल जा रहे हैं, कहाँ खो जा रहे हैं कांग्रेसी और कांग्रेसी अलायंस, पूरा का पूरा इंडिया अलायंस पूरा कहाँ डिस्टर्ब हो जा रहा है? देखिए, जहाँ तक महाराष्ट्र की बात आती है तो जी। महाराष्ट्र की तो चीज़ें काफ़ी हद तक क्लियर हो चुकी है। जिस तरह से पहले लग रहा था कि कांटे की टक्कर हो सकती है, लेकिन बीजेपी अपनी रणनीति में सफल होती दिखी। यहाँ पर उन्होंने शिवसेना को बांट दिया, उन्होंने एनसीपी को बांट दिया। ये दोनों दल पूरी तरह से दो टुकड़ों में बट गई। और चूँकि कांग्रेस अलग थी ही, अगर हम आज भी अगर पिछले चुनाव की स्थिति में अगर हम जाते हैं और बीजेपी को अलग काउंट करते हैं, शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस को काउंट करते हैं साथ में, तो देखा जाए तो ये तीनों दल मिलकर आज भी अगर इनके आंकड़े प्लस करके जोड़े तो बहुमत से आगे निकल जाते हैं, बीजेपी से काफ़ी अलग निकल जाते हैं। लेकिन बीजेपी अपनी रणनीति में काफ़ी हद तक कामयाब रही और दोनों दलों को, खासकर एनसीपी और शिवसेना को तोड़ के उसने जो एक गठबंधन बनाया महायुति, उसके जरिए वो काफ़ी आगे आ चुकी। हालांकि पिछली बार भी शिवसेना बीजेपी का दामन छोड़कर कांग्रेस के साथ मिली थी, एनसीपी के साथ मिली थी और अपनी सरकार बनाई थी। तो कुल मिला के वो उनकी अपनी रणनीति थी, यहाँ बीजेपी की अपनी रणनीति है जो सफल हुई। दूसरा, जो लाड़की बहना योजना थी, जो एक मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से एक सफलता का कार्ड बीजेपी के हाथ लगा था, उसे उन्होंने महाराष्ट्र में भी आजमाया, उन्होंने उसे झारखंड में भी आजमाया था। तो सफलता काफ़ी हद तक उसमें भी उन्हें मिली है और चीज़ें हासिल हुई है। और उसके बाद अगर हम एक और जो बात कहें, जो एक नारा था कटेंगे तो बटेंगे तो कटेंगे, और जो दूसरी चीज़ें चल रही थी, जो हिंदूवादी कार्ड्स की बात कर रहे थे, चीज़ें हैं, ठीक है, उसका जितना फ़र्क पड़ना था वो पड़ता ही है। चूँकि एक बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक के बीच का जो विवाद है वो हमेशा उभरता ही है, और वो कोई भी दल हो वो अपने अपने हिसाब से इस लाइन को यूज़ करता है। बीजेपी ने भी अपने हिसाब से किया है, कांग्रेस ने उसको अपने हिसाब से किया है। तो ये कुल मिला के जो 3-4 जो महत्वपूर्ण कारक है या पॉइंट्स हैं या कारण हैं, इनको अपन कहें तो ये इसी कारण महाराष्ट्र में बीजेपी गेन करने में सफल रही है और सत्ता में सफलतापूर्वक वापसी भी कर रही है। बाबूलाल शर्मा जी ने भी अभी जो 2-3 चीज़ें बताई थी वो करीब करीब यही थी कि बीजेपी किस लिए आगे बढ़ी है। अब रहा सवाल रायपुर दक्षिण का, तो अपन ये कतई नहीं कह सकते कि किसका झुकाव किसके तरफ था या क्या था। ये था चूँकि आपने भी अभी थोड़ी देर पहले बोला है कि कांग्रेस ने एक युवा नेता को सामने खड़ा किया बीजेपी के उम्मीदवार के तौर पर, और बीजेपी के उम्मीदवार चूँकि कई बार पहले भी महत्वपूर्ण पोस्ट पर रह चुके हैं, तो कांग्रेस ने उनकी तुलना में एक नया कैंडिडेट उस विधानसभा में दिया। तो इसकी सभी तरफ से चर्चा थी और लोग उसे शायद अप्रिशिएट भी कर रहे थे। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि जो एक सबसे महत्वपूर्ण बात या महत्वपूर्ण कारण है वो ये है कि वहाँ से सुनील सोनी चुनाव नहीं लड़ रहे थे, सिर्फ नाम के लिए था, कैंडिडेट के बतौर वो थे, लेकिन असली कैंडिडेट वहाँ ब्रजमोहन अग्रवाल ही थे। ब्रजमोहन अग्रवाल जिस तरह से चुनाव प्रचार करते हुए ये कह भी रहे थे, जो आपने और बाबूलाल शर्मा जी ने भी कहा है जी कि यहाँ से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, यहाँ से आप मुझे विधायक चुन रहे हो जी। तो ये एक गलत बात नहीं है। ये देखा जाए तो पूरा दक्षिण ब्रजमोहन अग्रवाल जी को इसी तरह से जानता है और निश्चित रूप से उनके जो पारिवारिक संबंध है, पारिवारिक जो स्थितियां हैं, हर लोगों के साथ जिस तरह से उनका जुड़ाव है, जो भी बाबूलाल जी ने बताया, वो उनके लोगों के सुख दुख में साथ में रहे। तो वहाँ कैंडिडेट कोई भी खड़ा हो बीजेपी का, वो जीतेंगे ब्रजमोहन अग्रवाल जी के कारण ही, और ब्रजमोहन अग्रवाल के नाम पर ही वहाँ वोट भी पड़ रहे हैं। रविंद्र सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं भाजपा के, साथ में अमित श्रीवास्तव जी हैं कांग्रेस से। बहुत बहुत स्वागत है रविंद्र सिंह जी आपका। सवाल रविंद्र सिंह जी आपसे करना चाहूँगा, अमित श्रीवास्तव जी सुन रहे हैं आपको, बड़ा जोर डालिएगा। क्या भगवा में भारत हो चुका है? क्या कांग्रेस मुक्त भारत बनाने की तरफ जो भाजपा संगठन का, आरएसएस का, मोदी का जो नारा है वो सफल होता हुआ दिखाई दे रहा है? रविंद्र सिंह जी
जनता जिसे जिताती है जी वही विजयी है। जी अब रही बात भगवा में हो रहा है, कांग्रेस मुक्त भारत हो रहा है, परिदृश्य से देखेंगे तो हम ऐसे कह सकते हैं कि वास्तव में कांग्रेस अप्रासंगिक हो चुकी है, अव्यवहारिक हो चुकी है। कांग्रेस ने अपना जनमत भी खो दिया, अपनी नीति भी खो दी और न ही उसकी नियत है। जी पूरे देश में आप देख लीजिए ना, चाहे महाराष्ट्र का हो, चाहे छत्तीसगढ़ में भी चुनाव हो, या इसके पहले मुख्य चुनाव हुआ हो, या हरियाणा में हो, कांग्रेस की अप्रासंगिकता जो है ना जनता ने खो दिया। और जनता एक महत्वपूर्ण बात मैं देख रहा हूँ जो चुनाव में हो रहा है वो ये है कि वो एक तरफा विजय बना रही है। कहीं पर भी आप ट्रेंड देख लीजिए, झारखंड में भी हम हार रहे हैं तो अच्छे से हार रहे हैं, जी महाराष्ट्र में जीते हैं तो बहुत शानदार विजय कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ में हमने जीता तो जी आज तक इतनी सीट हम नहीं लाए थे, हरियाणा में देख लीजिए तो एक तरफा। जी जनता एक चीज तय करती है, कोई त्रिशंकु सरकार नहीं बनेगी, बनेगी तो स्पष्ट सरकार बनेगी। और मैं महाराष्ट्र में बताऊं एकदम स्पष्ट था, जनता के मन में बार बार लड़ाई होती है, एक तरफा दे। रविंद्र सोनी जी कह रहे हैं अमित श्रीवास्तव जी की कांग्रेस नीति और नियत दोनों खराब है और खो चुकी है, अप्रासंगिक पार्टी हो चुकी है, क्या कहना चाहेंगे? व्यक्तिगत उस पर मैं कुछ नहीं कहना चाहता, और मेरे मित्र हैं, हम लोग बहुत डिबेट करते हैं जी तो मैं उस पर नहीं जाना चाहता। मुझे लगता है कि हम जनता पे छोड़ देते हैं। जी ज्यादा जीत पे आदमी को वहम नहीं होना चाहिए और वहम नहीं होना चाहिए, जी क्योंकि हमने बहुतों को जीतते और बहुतों को हारते भी देखा है। जी लेकिन ठीक है, अब परिणाम रुझान है, परिणाम आएंगे और अगर ये जीतेंगे तो निश्चित तौर पे मेरी शुभकामनाएं और बधाई रविंद्र लेकिन जी को अमित जरूर श्रीवास्तव मैं जी दूंगा। एक और सवाल है, आपसे एक और सवाल करना चाहूंगा, चूंकि देश की जनता देख रही है, कांग्रेस हर जगह सबसे बड़ी पार्टी हुआ करती थी, आज के डेट में कांग्रेस कहीं ना कहीं हर जगह हर राज्य में क्षेत्रीय दलों के साथ की पार्टी हो गई है, सबसे बड़ी पार्टी की जगह पर वो एक सहयोगी पार्टी के तौर पर गिनी जाने लगी है। ऐसा क्यों, ऐसा क्या आप लोगों ने नीति बनाया, ऐसा कौन सा व्यूह रचना किया, रणनीति बनाया, ऐसा क्या राजनीति हुआ कि आज के सहयोगी दल के रूप में गिना जाने लगा है कांग्रेस हर जगह हर विधानसभा चुनाव में लगभग? देखिए जय जी, मैं आपके इस सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन अभी आपने कहा था भगवा में, तो भगवा रंग को हम बहुत पवित्र मानते हैं जी और भगवा रंग जो होता है ज्ञान, त्याग, बलिदान, तपस्या का होता है, शुद्धता का होता है, सेवा का होता है। जी तो मुझे लगता है कि भगवा रंग जो है वो भगवा में कोई उसकी बपौती नहीं है बीजेपी के पास। लेकिन मैं फिर आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि ये जनता जनार्दन होती है। आप भूलिए मत कि 15 साल इनकी सरकार थी इसी छत्तीसगढ़ प्रदेश में, जी और हमने हमारे कर्ताओं के बल को इनको पटकनी दी थी। जी और हमारी सीट कितनी थी आप ये देख लीजिए, 68 आई थी, और उसके बाद 3 उपचुनाव, मतलब 5 चुनाव में हम 5 जीते, तो 71 हम पहुंच गए थे, और 15 सालों की सरकार को 14 सीटों में लाके समेट दिया गया था। मैं फिर आपके माध्यम से कहता हूँ जीत हार लगे रहती है। जी मैं एक ही चीज कहना चाहता हूँ कि आइडियोलॉजी की लड़ाई है, जी और आइडियोलॉजी की लड़ाई में जनता को हमारी आइडियोलॉजी पसंद आती है, कभी इनकी लड़ाई पसंद आती है। जी अब आपने कहा कि कांग्रेस मित्री दल क्यों बनते जा रहा है, देखिए जिस प्रकार से आपने देखा कि इस पूरे चुनाव में हम लोकसभा में भी अगर आप देखेंगे तो आप सामने वाली पार्टी के अकाउंट को फ्रीज कर देते हैं। जी आप लगातार अपने जो है आईटी, ईडी, सीबीआई को लगा के, अगर आप देखेंगे पिछले बार जब 303 सांसद इनके जीते थे, उसमें 108 ऐसे लोग थे जिनको ये दूसरी पार्टी से लाके इन्होंने टिकट दिया और वो जीते। जी मतलब आप ये देखिए कि कहीं ना कहीं वो दूसरे पार्टी के लोग आके यहाँ पर जीते, और लगातार अगर आप देखेंगे तो वो हमारे कांग्रेस के अपने लीडर थे। लेकिन इतना एक, अब इनके भी कार्यकर्ता कहते थे कि इतना कांग्रेस में ये भाजपा हो रहा है, कहीं ऐसा ना हो जाए कि अगर एक आध दिन ये बैठ जाए और बीजेपी से नाराज हो जाए तो बीजेपी की सरकार ही उसी दिन रात के गिर जाए। तो यही स्थिति है, और जिस प्रकार से लगातार आप देखिए कि आज कांग्रेस का कार्यकर्ता पूरे देश में है, जी साउथ में है, बीजेपी के साउथ में। लेकिन ठीक है, मैंने कहा ना, जीत हार का विषय अलग है, जनता कभी हमको जिताती कभी इनको जिताती है। क्या कहेंगे लेकिन मैं रविंद्र फिर सिंह जी, कितना कांग्रेस में भाजपा हो चुकी है? मैं एक मिनट जवाब दे दूं, जी। जस्ट गिव मी 5 सेकंड। जी जी देखिए, मैं कहूं कि रविंद्र जी से पूछ रहे हैं आप? नहीं, आप कंटिन्यू कीजिए, आप अपनी बात कुछ कंप्लीट करना चाह रहे थे। मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं अपने अभिन्न मित्र से, रविंद्र जी मेरे अच्छे मित्र हैं, मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं कि हमारा पानी उधर देख, हमारा पानी उधर देख, समुंदर पे घर मत बना लेना, हम कांग्रेसी समुंदर है, फिर लौट के आएंगे। वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया। और इंतजार रहेगा कब लौट कर आएंगे, देखने वाला विषय होगा। क्या कहेंगे रविंद्र सिंह जी, क्या भाजपा जो है वो कांग्रेस मई हो चुका है, सारे कांग्रेसी भाजपा में आ गए हैं क्या? आपको ऐसा लगता है जी कि सारे कांग्रेसी भाजपा में आ गए हैं?
और हम कोई उन्हें निमंत्रण देने नहीं जा रहे हैं। वो जी। कांग्रेस की नीतियों से नाराज होकर और भारतीय जनता पार्टियों की नीतियों से प्रभावित होकर आ रहे हैं। जी। लोकतंत्र है, यदि हमारी पार्टी में आते हैं और हमारी पार्टी को समर्थन जनता का मिलता है तो वही विजय है। इसमें कोई ईडी, कोई सीबीआई ऐसा कुछ नहीं होता। और बिल्कुल लौट के आइए ना, आप समुद्र का पानी उतरते देख के हमको भी मतलब अच्छा लगता है कि आप लौटे। लेकिन 40 चुनाव तो मैं देख चुका हूँ राहुल गांधी के नेतृत्व में, कम से कम 40 चुनाव हार चुके हैं। कब लौट के आएंगे भैया? और लोकतंत्र है, बिल्कुल आइए, स्वागत है, हम इनकार नहीं करेंगे। लेकिन इतना अभी आशावादी मत बनिए कि आप अभी कह रहे हैं कि अभी तो अंतिम परिणाम आने दीजिए दक्षिण का, अभी तो रुझान चल रहा है। अरे 100% हार गए हम। पिछले चुनाव में देख रहे थे, मुख्य चुनाव में आप इस समय बैठ के बोल रहे थे कि अभी तो रुझान है और बुरी तरह हारे। आशावादी होना अच्छा है, लेकिन व्यवहारिक होना भी बहुत आवश्यक है भाई। और भगवा में त्याग व्याग का प्रतीक है, तो कांग्रेस उसको स्वीकार क्यों नहीं करती? भारतीय जनता पार्टी उसके उत्थान को, उसके उद्धार को, उसको स्थापित करती है, तो उससे बुराई क्या है? आप भी कर लीजिए। यदि हिंदू संस्कृति का प्रतीक है तो कांग्रेस क्यों गुरेज करती है उससे? भगवा में से मेरा तो मतलब एकदम अजीब सा लग रहा है मुझे। मैं डिबेट करने बैठा हूँ और आप कहाँ मतलब चले जाते हैं ईडी, सीबीआई और अकाउंट का फ्रीज। अरे लोकतंत्र है भैया, यदि हम गलत कर रहे हैं तो जनता जनार्दन समझती है कि हम ईडी का दुरुपयोग कर रहे हैं, हम सीबीआई का दुरुपयोग कर रहे हैं। मैं एक चीज स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत, और उतना ही ज्यादा मैच्योर्ड है ना, उतना ही ज्यादा परिपक्व लोकतंत्र है। यहाँ के लोग बहुत समझदार है। आप ये सब बोल के ना जनता का अपमान करते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ आप लोग अव्यवहारिक हो गए, अप्रासंगिक हो गए, क्योंकि आप जनता को समझना नहीं चाहते। कांग्रेस सोचती जो हम कर रहे हैं वही ठीक है। आप जनता के मना मस्तिष्क को भी समझिए, अपने नीतियों को परिवर्तित करिए, अपने रीतियों को परिवर्तित करिए, अपने कार्य प्रणाली को परिवर्तित करिए, तब इस लोकतंत्र के चुनाव में टिक जाएंगे। नहीं तो उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पे चुनाव हो रहे हैं, 10 सीटों पे कांग्रेस है ही नहीं। वहां सपा लड़ रही है। बताइए, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना करके इन लोग नाच रहे थे, आपका रोल क्या था वहां? तो ऐसा मत करिए। कांग्रेस इतनी पुरानी है ना, अरे दमखम से लड़िए चुनाव। क्यों नहीं लड़ पा रहे, उसका कारण अमित श्रीवास्तव जी कुछ कहना चाहते हैं? अमित श्रीवास्तव जी बहुत सही सवाल किया है, रविंद्र जी ने बहुत सही चीज कहा है कि अगर भगवा जो है वो सब चीज का प्रतीक है तो आपको अपनाने में क्या तकलीफ है? भगवा को आप भी अपनाइए, भगवा को। आप हिंदूवादी क्यों नहीं हो जाते? कांग्रेस हमेशा हिंदुत्व से क्यों भागती है? बिल्कुल नहीं भागती। आपके लोकप्रिय चैनल पे मैं बड़े गर्व के साथ कहता हूं कि मैं हिंदू हूं, और ये तो 1980 से जय श्री राम बोल रहे हैं। मैं तो जिस दिन हिंदू परिवार में पैदा हुआ ना साहब, उस दिन से हम जय श्री राम बोल रहे हैं। मेरे आराध्य प्रभु श्री राम है मुझे उतना ही गर्व मेरे हिंदू होने का और उतना ही गर्व मेरे कांग्रेसी होने का। लेकिन अभी रविंद्र जी कह रहे थे कि आप अभी कहाँ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, फिर कांग्रेस के बड़े नेता राम जन्मभूमि पे क्यों नहीं पहुंचे? देखिए, शंकराचार्य जी से बड़े हैं क्या भाजपा के नेता? हम शंकराचार्य जी को मानने वाले लोग हैं। शंकराचार्य जी ने कह दिया था कि अभी समय सही नहीं है। हम शंकराचार्य जी को मानने वाले लोग हैं और हम इनके बुलाने पे क्यों जाएंगे? हमारे आराध्य देव का मंदिर है। बुलाने की जरूरत क्या है? तो भगवान का दरबार है। इन भाजपा की सरकार को गिराने का दुष्कृत्य मनमोहन जी ने किया था। जब प्रभु की कृपा होगी हम तब जाएंगे। लेकिन मैं एक चीज जवाब दे दूं रविंद्र जी, एक मिनट। राजस्थान, उत्तर प्रदेश की सरकार को मनमोहन सिंह ने किया था। आप हिंदू प्रकार से कह रहे थे ना जय जी, रविंद्र जी जिस प्रकार से कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट आप पहुंच गए, तो सुप्रीम कोर्ट की लताड़ पड़ी थी झारखंड मैटर पे आपको, और जनता वहां बता रही है कि एक आदिवासी लड़के को किस प्रकार से आपने झूठे केस में फंसा के कितने महीने जेल में रख लिया। ये जनता अपने मताधिकार के प्रयोग से झारखंड में बता रही है। लेकिन वो दूसरी पार्टी है, आप समझिए अमित श्रीवास्तव जी, वो दूसरी पार्टी है, झारखंड मुक्ति मोर्चा की पार्टी है, वो कांग्रेस नहीं है। अरे तो मैंने कहा ना कि उनके नेता को आपने डाला। अलायंस क्या होता है? अलायंस क्या होता है? क्या बीजेपी बिना अलायंस के महाराष्ट्र में सरकार बना रही है क्या? इतनी बड़ी अगर पार्टी अपने आप को समझ रही है तो ये बताइए। लगभग करीब है, अपने आप के दम पे सरकार बनाने के करीब है बीजेपी महाराष्ट्र में। 149 सीट तो लड़ी है साहब, 146 में आपको सरकार 126 अभी तक की बढ़त जो है 126 सीटों पर है। सुन लीजिए, अभी तो बढ़त, अभी सुन लीजिए, एनसीपी को उसने 1 सीट दिया था और शिवसेना को 59 सीट दिया था। बीजेपी कोई 288 पे नहीं लड़ रही है। बिल्कुल। तो मैं एक ही चीज कहना चाहता हूँ, आप आगे हैं, आप अगर जीतेंगे मैं आपको शुभकामना दूंगा रविंद्र भाई, आप चिंता मत करिए। आप हमारे मित्र हैं, आपसे हमारी मनभेद नहीं है, आपसे मतभेद है, आइडियोलॉजी की लड़ाई है। लेकिन इतना अहम और वहम मुझे लगता है नहीं पालना चाहिए। जीत हार लोकतंत्र में चलती है। और अभी आप कह रहे थे 40 चुनाव हारे, अरे उन्हीं राहुल गांधी जी के तो में आप राजस्थान हारे थे।
लोकतंत्र में जीत हार होती तो उस जीत हार को स्वीकार करिए। क्यों सीबीआई, क्यों ईवीएम, क्यों ईडी, इसका बहाना क्यों? फिर यदि लोकतंत्र में जीत हार आपको स्वीकार है तो फिर ईडी का बहाना क्यों? फिर हम इस पे चर्चा करेंगे। ईवीएम का बहाना क्यों? डराने धमकाने का बहाना क्यों? ये क्यों फिर बहानेबाजी आपका? आपने उसमें लिया ही है, कैसे नहीं लिया है, पूरा दुनिया जानती है। रविंद्र जी, ये बात भी तो सच है कि जोड़ तोड़ की राजनीति जितना भाजपा की है उतना आज तक कोई कर नहीं पाया। रविंद्र जी, ये बात भी तो सच है, हर जगह आपने तोड़ दिया, जहां भी कांग्रेस की सरकार बनी उनको बर्बाद कर दिया आपने तोड़ के। अब वो किस दम पे तोड़ा, अपने नीति पे, रीति पे, हिंदुत्व पे, पैसों से, कोई नहीं जानता, लेकिन आपने हर जगह तोड़ दिया। तोड़ने का मतलब उदाहरण बताता हूँ मैं। तोड़ना किसको कहते हैं जी? बाबरी मस्जिद, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश की निर्वाचित सरकार को मनमोहन सिंह ने गिराने का दुष्कृत्य किया। जी। क्यों किया? ऐसा क्या हो गया था कि यही को गिराया था इन्होंने? और बोलते हैं हिंदू का भी ये नहीं है। हम तोड़ते नहीं है भाई, शिवसेना का आपस में मतभेद था, वो टूटे। अजीत पवार, शरद पवार का मतभेद था, क्या हम तोड़ने के लिए बोल रहे थे उनको? होता है मतभेद, हमारे में भी तो तोड़ने की कोशिश की, कभी नहीं टूटते हम लोग। ये क्यों टूटते हैं? क्योंकि इनको पता है कि हम पतन की राह पे जा रहे हैं, हमारी नीति ठीक नहीं है, हम टोटल अव्यवहारिक हो चुके हैं। मन में उनको फीलिंग होती है कि गलत हो रहा है, इसलिए वो टूटते हैं। हम तोड़ने मतलब आप ये कहना चाहते हैं डूबती हुई नैया पे कोई सवार नहीं रहना चाहता, इसलिए उतर जाता है? बिल्कुल, सवाल ही पैदा नहीं होता। जब आप अव्यवहारिक हो जाएंगे, आप मैच हारने जा रहे हैं, तो वहां बैठ के क्या ताली बजाने के लिए बैठे हैं? क्या कहना चाहेंगे अमित जी? देखिए, अभी आपने कहा कि बीजेपी तोड़ फोड़ की राजनीति करती है, तो किसी ने लिखा है, मुझे आज बहुत सारे लोगों के लिखे वर्ड याद आ रहे हैं कि झूमते हैं नाग सारे, ना जाने कैसी बीन है, इनका ना कोई ईमान है ना इनका कोई दीन है, और ये भाजपा पार्टी है या वॉशिंग मशीन है? जो भी जाता है वो धुल के निकलता है। साहब, ये भाजपा पार्टी है कि वॉशिंग मशीन है? अरे, अब प्रधानमंत्री जी कहते थे 70,000 करोड़ का, प्रधानमंत्री जी ने आरोप लगाया था भोपाल में कि महाराष्ट्र के एक नेता है, नाम लेके उन्होंने कहा था कि वो भ्रष्टाचार में लिप्त है। 3 दिनों बाद आप उनके साथ सरकार बनाते हैं और उनको उप मुख्यमंत्री बना देते। मतलब ये आपकी आइडियोलॉजी है। आप सत्ता पाने के लिए किसी से भी समझौता कर सकते हैं, देश की जनता देख रही है। मैं फिर कहता हूं, जीत हार अलग विषय है, लेकिन आप अपनी आइडियोलॉजी से पूरी तरीके से भटक चुके। ठीक है, अपन थोड़ा सा विराम लेते हैं, बाबूलाल शर्मा जी की तरफ चलते हैं, एक सवाल लेते हैं। बाबूलाल शर्मा जी, आपने दोनों ही दिग्गज नेताओं को और प्रखर वक्ताओं को सुना भाजपा कांग्रेस के, क्या कहना चाहेंगे कि कहां गाड़ी फंस रही है, क्यों दिक्कत हो रही है? दिक्कत कहीं नहीं है जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को सत्ता चाहिए जी। और वो जीत के लिए लड़ती है जी। तो जीत के लिए कोई भी तरीका अपनाने को गुरेज नहीं करती। जी। साम दाम दंड भेद, भाजपा की ये रणनीतिक जीत होती है। जी। आपको कोई भी चीज की जरूरत पड़े, खरीदना पड़े, बेचना पड़े, जैसा करना पड़े, जी, हमको सत्ता चाहिए। जी, तो जीत के लिए ही लड़ाई लड़ती है भारतीय जनता पार्टी। जी, कांग्रेस अपनी लीक पर चुनाव लड़ती है। जी, कांग्रेस जो है वो ज्यादा उठा पटक वाली स्थिति नहीं पैदा करती। जी, ये फर्क है दोनों में। जी, कि भारतीय जनता पार्टी जीत के लिए और चुनाव जीतने के लिए ही लड़ना चाहिए। जी, साम दाम दंड भेद का जहां तक प्रश्न है, जी, तो जो नैतिकता राजनीति में आज तक देखी गई थी, जी, वो नैतिकता अब समाप्त हो चुकी है। जी, नीति नैतिकता की बात करना बेमानी हो चुका है। जी, राजनीति में नैतिकता का समापन हो चुका है। और जहां तक सवाल है कि जब साख दांव पर लगी हो तो फिर नीति और नियत क्या होती है? जो हो वो हो जाए, लेकिन हमारी जीत होनी चाहिए, हमारी साख बनी रहनी चाहिए। जी, ये सोच जो है पार्टियों की होती है, और भारतीय जनता पार्टी में उसका प्रतिशत बहुत ज्यादा है जी। कांग्रेस की बनिस्बत। जी, बहरहाल जो भी हो, यह तो आंतरिक मामला होगा कांग्रेस का भी और भाजपा का भी, दोनों अपनी अपनी समीक्षा करेंगे अपनी रणनीति और राजनीति दोनों का, कि किसने क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, किस फ्रंट पे कमी रह गई और कहां आगे निकल गए। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, रविंद्र सिंह जी और अमित श्रीवास्तव जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए। राजेश लाहौटी जी और बाबूलाल शर्मा जी, आप दोनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए एशियन न्यूज़ के साथ। हमारे सभी दर्शकों को फिर पुनः एक बार अपडेट करना चाहूँगा ब्रेक में जाने से पहले। महाराष्ट्र में भाजपा की सरकार, भाजपा गठबंधन की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। झारखंड में टक्कर में इंडी गठबंधन जीतती हुई दिखाई दे रही है। रायपुर दक्षिण जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण सीट था, रायपुर दक्षिण में
भाजपा जीतती हुई दिखाई दे रही है। सुनील सोनी आगे चल रहे हैं। बुधनी में भी शिवराज सिंह का बहुत महत्वपूर्ण सीट था, वहां पे भी भाजपा आगे है। उत्तर प्रदेश में भी 9 में से 6 सीटों पे भाजपा आगे है। बहरहाल यह देखने को मिल रहा है कि आज शनिवार के दिन 23 नवंबर को भी देश में कमल खिला है। बहुत बहुत धन्यवाद, बने रहिए एशियन न्यूज के साथ।